आज का भारत पहले की तरह नहीं है और ये यूक्रेन को समझ में आ गया। 24 से 48 घंटे के अंदर ही यूक्रेन को पलटना पड़ा और भारत की बात माननी पड़ी। जानेंगे क्या हुआ है। वहीं मार्को रूबियो के इस भाषण को सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भारत किस तरीके से मात दे रहा है कई दांव को, और यही वजह है कि पश्चिमी दुनिया थोड़ी भारत से चिड़ी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं ना मार्को रूबियो के एक बयान को देख रही थी। इस वीडियो में उन्होंने बड़े अच्छे बयान दिए हैं और इस बयान से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सोचते कैसे हैं और क्या चाहते हैं सामने वाले से। स्क्रीन पर इस वीडियो को पहले सुनिए, ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। Any conflict between the U.S. and China, be it economic or be it military, God forbid, would be catastrophic for both countries and for the world. So we have to manage that, but we can't walk away or forfeit our national interests. So this is the hard work of foreign policy, and it requires every administration to sort of balance these two competing tugs against us. इस वीडियो में मार्को रूबियो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों बहुत बड़े शक्ति हैं और दोनों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, दोनों की सैन्य ताकत बहुत बड़ी है, दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और इसलिए मतभेद होने के बावजूद बातचीत जारी रखना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी युद्ध में न बदल जाए। अब ये सुनकर आपको क्या लगेगा? एक सुपर पावर दूसरे को कह रहा है कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें बातचीत में रहना है, क्योंकि जिस दिन हम युद्ध लड़ेंगे ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है, इसलिए हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए कि जापान को साथ लेकर चलना जरूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो तुम तो कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं चाहते हो, फिर कौन आगे लड़ेगा? क्या जापान लड़ेगा जैसे रूस से यूक्रेन लड़ रहा है? और क्या ऐसी ही चाहत भारत के साथ भी थी कि भारत चाइना के साथ भिड़े, लेकिन भारत ने भिड़ने से इनकार कर दिया कि भाई मैं क्यों कहूँ कि आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से मार, मैं क्यों भिड़ूं? जब वो भिड़ने आएगा तो मैं जवाब दूंगा, जैसे साल 2020 में मैंने जवाब दिया। और इस पूरी सीन से ना अमेरिका इस बात को समझ गया और ये ट्रम्प प्रशासन से नहीं बाइडेन प्रशासन से ही हो रहा है। बाइडेन प्रशासन के अंतिम कार्यकाल में आप देखेंगे क्वाड को लेकर थोड़ा ढुलमुल रवैया अपनाया जाने लगा। कनाडा के साथ भारत के संबंध खराब हो गए, कनाडा का सपोर्ट अमेरिका ने कर दिया। ये बहुत सारी चीजें हुई थी बाइडेन के कार्यकाल से ही। और जब ट्रम्प का कार्यकाल आया, डोनाल्ड ट्रम्प इस बात को समझ गए कि वो जो अमेरिका चाहता है कि भारत फ्रंट पे आके लड़े, भारत फ्रंट पे आकर नहीं लड़ेगा और कोशिश करेगा कि इस तरीके की लड़ाई ना हो। भारत भी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है, न कि भारत किसी लड़ाई में पड़ना चाहता है। और जब ये सब कुछ समझ चुके हैं तो फिर ये भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। काहे बगाहे डोनाल्ड ट्रम्प के बयान आप देख लेंगे। अभी तो जब रूस यूक्रेन मामले में 100% टैरिफ लगाने की बात हुई थी तब ये साफ साफ देखने को भी मिला कि इन्होंने कह दिया कि हम अपने अलाइज को, अपने सहयोगियों को बचा कर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत उनके सहयोगियों में से नहीं आता है। तो यहाँ जिस वक्त जेलेंस्की बड़े खुश हो रहे थे कि चलो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगने की बात हो रही है, हालांकि जेलेंस्की को भी एक बड़ा झटका मिला और झटका ये मिला कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उनसे ये कहा था कथित तौर पर कि पैट्रियट मिसाइल जेलेंस्की बनाएंगे, यानी यूक्रेन बनाएगा। पर असल में अभी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प इस कदम से पीछे हट रहे हैं कि जेलेंस्की के यूक्रेन को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये मिसाइल वो नहीं बनाएगा। तो अभी जो सीन है ये सीन ऐसा है जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो सीधे सीधे नहीं टकराना चाहती हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाकर उस तरीके से लड़ना चाहती हैं। भारत इस समय कैसे चल रहा है? भारत ने ब्रिक्स का न्योता दिया है, अभी रूस को भी न्योता दिया गया है, शी जिनपिंग को भी न्योता दिया गया है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग आ सकते हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर चीन ने यही कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं ब्रिक्स मामले में, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर पुष्टि नहीं की है कि शी जिनपिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन माना जा रहा है कि शी जिनपिंग इसमें आ सकते हैं। इसका एक संकेत सर्गेई लावारोव ने भी दिया जब वो अपना एक इंटरव्यू दे रहे थे हाल ही में। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे इंटरनल मैटर में हमारा इंटरनल मैटर कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, इस पे कोई बाहरी अगर दबाव देने की कोशिश करता है, बताने की सोचता है तो ये गलत है।
हम वो नहीं मानेंगे, हम अपने आधार पर चलेंगे और हम भारत और चाइना जैसे देशों के साथ, अपने मित्र देशों के साथ मिलकर नए वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अब ब्रिक्स के साथ साथ कई सारी चीजें दुनिया में नई आ सकती हैं, जैसे ब्रिक्स का नया पेमेंट सिस्टम, इसको लेकर भी कथित तौर पर बातचीत चल रही है। भारत को आप देखेंगे, भारत रूस का साथ नहीं छोड़ रहा है, साथ ही साथ भारत दुनिया को भी एक संकेत दे रहा है और संकेत ये है कि भाई हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ना करो। अब इसी बीच देखने को मिला यूक्रेन उछलकर भारत के साथ पंगे बड़े ले रहा था। यूक्रेन के पोर्ट पर हमने आपको कल बताया था कि 13 भारतीय नाविकों से भरा जहाज अटका पड़ा था। ब्लैक सी में लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे थे और इसी हमले के बीच में यूक्रेन भारत को ये कह रहा था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। और वो बात क्या था? बात ये थी कि भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मत मारो मेरे जहाज को, इसलिए क्योंकि ये युद्ध है और युद्ध में सब कुछ जायज है। अब क्या किया जाए? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत के नाविकों की संख्या चाइना को भी क्रॉस कर चुका है, यानी हर पहले, दूसरे, तीसरे जहाज में आपको कोई ना कोई भारतीय ही मिल जाएगा। तो ये क्या करें? ये उस युद्ध पोत को या उस पोत को निशाना ना लगाएं, वो तो होना ही है। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि ब्लैक सी के आसपास आप यात्रा करने से या ऐसे नावों का संचालन करने से बचिए, ताकि इस युद्ध में पड़े नहीं। और ये यूक्रेन को बड़ा बुरा लग गया। यूक्रेन का कहना था कि अच्छा, आप हमारे बारे में ऐसा कह रहे हो कि उधर जाओ ही नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में आप सीधे सीधे कहते हो कि नहीं भाई ये गलत है, आपको यहाँ भी ऐसे ही कहना चाहिए। फिर क्या बात हुई दोनों के बीच में? डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद उन्होंने आधिकारिक चीजें ही लिखी। इन्होंने लिखा कि देखिए, ब्लैक सी में किसी भी पार्टी के द्वारा इस तरीके से हमला करना गलत है। मेरी बातचीत हुई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ चल रहा है ब्लैक सी में, इस तरीके के अगर हमले होते रहे तो ईंधन, फर्टिलाइजर, खाने पीने की चीजें जो ग्लोबल साउथ के लिए खास तौर पर आती हैं, ये बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। इनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बातें कही। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि जेलेंस्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया और अपनी विदेश मंत्री सीबिया से बातचीत हुई। फिर यूक्रेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट किया जिसमें भारत के खिलाफ लिखा हुआ था, और इन्होंने कुछ इस तरीके से पोस्ट किया। स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ब्लैक सी की बातचीत हुई, रूस ये कर रहा है, फूड सिक्योरिटी पर रिस्क आ रहा है, वगैरह वगैरह। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग छेड़ते हैं। तो ऐसा ही यहाँ छेड़ा जा रहा है। लेकिन यूक्रेन को समझना पड़ा कि भारत अब हल्का नहीं रह गया है कि आप हल्के में ले लो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।